नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। भारत सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने पर सिंगापुर के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए। संचार मंत्रालय ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन NBM 2.0 का अनावरण किया। भारत के लोकपाल ने 16 जनवरी को अपनी स्थापना की पहली वर्षगांठ मनाई। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित खुला बाजार बिक्री योजना घरेलू नीति जारी की गई। एक अनुमान के अनुसार हिमालय में स्थित याला ग्लेशियर 2040 तक समाप्त हो जाएगा। रबड़ बोर्ड ने रबड़ उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2 नई पहलें शुरू की। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। भारत सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने पर सिंगापुर के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए। भारत और सिंगापुर के राष्ट्रपतियों ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त रूप से लोगों का अनावरण किया। चलिए खबर की बेहतर जानकारी के लिए भारत सिंगापुर संबंध को समझते हैं। पहला है राजनयिक संबंध। भारत 1965 में सिंगापुर की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। इसी वर्ष दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंधों की भी शुरुआत हुई थी। भारत और सिंगापुर ने 2005 में व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 2015 में दोनों देशों के बीच संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित कर दिया गया था। द्विपक्षीय संबंधों को आगे ले जाते हुए 2024 में उन्हें व्यापक रणनीतिक साझेदारी यानी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया गया था। दूसरा है व्यापार। 2023-24 में सिंगापुर भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत के कुल व्यापार में सिंगापुर के साथ व्यापार की हिस्सेदारी 3.2% है। यह आसियान समूह में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत निवल आयातक है। इसके अलावा है बहुपक्षीय सहयोग। दोनों देश पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, राष्ट्रमंडल IORA यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और IONS इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम जैसे मंचों के सदस्य हैं। बात करें रक्षा सहयोग की तो भारत और सिंगापुर सैन्य अभ्यासों की मेजबानी करते हैं, जैसे अग्नि वॉरियर सेना व सिम्बेक्स नौसेना। और आखिरी है भारतीय प्रवासी। सिंगापुर की आबादी में भारतीय मूल के लोगों की हिस्सेदारी 9% है। तमिल सिंगापुर की 4 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। खबर के अंत में भारत के लिए सिंगापुर का महत्व भी जान लेते हैं। पहला है चीन को प्रतिसंतुलित करना। चांगी नौसैनिक अड्डे तक पहुंच से भारत को चीन के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने में मदद मिलेगी। दूसरा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सिंगापुर भारत में FDI का प्रमुख स्रोत रहा है। भौगोलिक स्थिति को देखें तो सिंगापुर पूर्व पश्चिम नौवहन मार्ग के चौराहे पर रणनीतिक रूप से अवस्थित है। ये मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों में से एक है। और आखिरी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसके तहत सिंगापुर पूर्वी एशिया में भारत की कूटनीतिक और आर्थिक भागीदारी का समर्थन करता है। संचार मंत्रालय ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन NBM 2.0 का अनावरण किया। पूरे भारत में दूरसंचार की पहुंच, सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए NBM 2.0 और संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए। चलिए सबसे पहले राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के बारे में समझते हैं। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन यानी NBM 2.0 NBM 1 की सफलता पर आधारित है। NBM 1 को राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के भाग के रूप में 2019 में लॉन्च किया गया था। आपको बता दें, NBM 1 के तहत टेलीकॉम टावरों की संख्या 8.17 लाख और ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या 941 मिलियन तक बढ़ गई थी। इसका उद्देश्य डिजिटल अवसंरचनाओं के विकास में तेजी लाना, डिजिटल विभाजन को खत्म करना तथा सभी लोगों की किफायती ब्रॉडबैंड तक पहुंच सुनिश्चित करना है। चलिए इसके लक्ष्यों पर नजर डालते हैं। 2030 तक ऑपरेशनल ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी OFC को 95% अप टाइम के साथ 50,000 गांवों से बढ़ाकर 2.7 लाख गांवों तक पहुंचाना है। 2030 तक 90% प्रमुख संस्थानों जैसे स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत कार्यालय आदि को ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराना है। न्यूनतम 100 Mbps की निश्चित ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड सुनिश्चित करनी है। 5G नेटवर्क के रोल आउट को सुविधाजनक बनाना है और भविष्य के 6G नेटवर्क के लिए तैयारी करनी है। और विशेष रूप से आपदाओं, युद्धों एवं अन्य आपात स्थितियों के दौरान कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ऑप्टिकल ग्राउंड वायर OPGW जैसी विद्युत क्षेत्र की परिसंपत्तियों का लाभ उठाना है। चलिए अब संचार साथी मोबाइल ऐप के बारे में जान लेते हैं। यह उपयोगकर्ताओं को उनके दूरसंचार संसाधनों को सुरक्षित रखने और दूरसंचार संबंधी धोखाधड़ी से निपटने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करता है। ऐप की मुख्य विशेषताओं में संदिग्ध धोखाधड़ी संचार SFC की रिपोर्टिंग, अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शन की जानकारी आदि शामिल है।
खबर के अंत में भारत में दूरसंचार पहुंच बढ़ाने के लिए शुरू की गई अन्य पहलें भी जान लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान यानी PMG दिशा DISHA सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने के लिए भारत नेट परियोजना, सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए PM वाणी यानी PMWANI और घरेलू टेलीकॉम प्रौद्योगिकी विकास का समर्थन करने के लिए दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि TTDF जैसी पहलें शुरू की गई हैं। भारत के लोकपाल ने 16 जनवरी को अपनी स्थापना की पहली वर्षगांठ मनाई। ये तारीख लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के लागू होने के बाद 2014 में लोकपाल की स्थापना का प्रतीक है। चलिए सबसे पहले लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस अवधारणा की उत्पत्ति 1966 के प्रशासनिक सुधार आयोग ARC की रिपोर्ट से हुई है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने केंद्र स्तर पर लोकपाल यानी राष्ट्रीय स्तर का लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त की व्यवस्था की। इसका उद्देश्य सार्वजनिक कार्यालयों में जवाबदेही सुनिश्चित करना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। लोकपाल या ओम्बड्समैन की अवधारणा 19वीं शताब्दी में स्वीडन में उत्पन्न हुई थी। चलिए अब लोकपाल से संबंधित मुख्य प्रावधान जानते हैं। पहला है संरचना एवं सदस्य। इसके सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अध्यक्ष की बात करें तो यह भारत का वर्तमान में सेवारत या पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। आपको बता दें लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। इन 8 सदस्यों में से 4 न्यायिक सदस्य होने चाहिए। शेष 4 सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होने चाहिए। बात करें चयन समिति की तो इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, मुख्य न्यायाधीश या नामित और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक होता है। इसके अधिकार क्षेत्र की बात करें तो लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, सांसद, ग्रुप ABCD के अधिकारी या कर्मचारी तथा केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के अधिकारी आते हैं। लोकपाल का मुख्य कार्य भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करना है, जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC या विसल ब्लोअर द्वारा भेजी गई शिकायतें भी शामिल हैं। लोकपाल अपनी अभियोजन विंग स्थापित कर सकता है। इसके समक्ष आए मामलों के लिए समय सीमा को देखें तो प्रारंभिक जांच पड़ताल 90 दिन में और जांच सामान्यतः 6 महीने में पूरी हो जानी चाहिए। अब लोकपाल से संबंधित मुख्य चुनौतियां और मुद्दे भी जान लेते हैं। 7 साल से अधिक पुरानी शिकायतों का अभी तक निपटारा नहीं किया गया है। नियुक्ति में देरी हो रही है। इसके अलावा पिछले 5 वर्षों से लगभग 90% शिकायतों को इसलिए अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि वे सही प्रारूप में नहीं थी। खबर के अंत में भारत के भ्रष्टाचार विरोधी ढांचे के अन्य घटक भी जान लेते हैं। पहला है बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC, केंद्रीय जांच ब्यूरो और विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014। इसी के साथ बात करते हैं अगली मुख्य खबर की। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित खुला बाजार बिक्री योजना घरेलू नीति जारी की गई। ये संशोधित नीति उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने घोषित की है। इस नीति का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा का विस्तार करना और एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना है। राज्य सरकारों, कॉर्पोरेशन और सामुदायिक रसोई को चावल की बिक्री के लिए आरक्षित मूल्य 2250 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसके लिए ई नीलामी की आवश्यकता नहीं होगी। इस नीति में एथेनॉल डिस्टिलरी का चावल की बिक्री के लिए आरक्षित मूल्य 2250 प्रति क्विंटल तय किया गया है। ये पहले की बिक्री मूल्य की तुलना में 550 रुपये कम है। इस कदम का उद्देश्य एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना है। सबसे पहला सवाल ये आता है कि खुला बाजार बिक्री योजना घरेलू क्या है। दरअसल इस योजना के तहत भारतीय खाद्य निगम FCI केंद्रीय पूल से आरक्षित अनाज जैसे कि गेहूं और चावल को पहले से तय कीमतों पर ई नीलामी के माध्यम से खुले बाजार में बेचता है। इस योजना का उद्देश्य अनाज की बाजार कीमतों को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति में वृद्धि को रोकना है। इस योजना में गेहूं उत्पादों के प्रोसेसर या आटा चक्की या फ्लोर मिलर भाग ले सकते हैं। योजना के तहत आमतौर पर राज्य सरकारों को भी नीलामी में भाग लिए बिना खाद्यान्न की खरीद की अनुमति दी जाती है। हालांकि व्यापारियों या थोक खरीदारों को ई नीलामी के माध्यम से अनाज की खरीद की अनुमति नहीं है।
अब भारतीय खाद्य निगम FCI के बारे में भी बात कर लेते हैं। यह एक वैधानिक निकाय है। इसे खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत स्थापित किया गया है। ये केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदकर उनके हितों की रक्षा करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उचित मूल्य पर अनाज की बिक्री हेतु पूरे देश में खाद्यान्न का वितरण करना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनाज भंडारों में उचित मात्रा में खाद्यान्नों के परिचालन और बफर स्टॉक को बनाए रखना है। एक अनुमान के अनुसार हिमालय में स्थित याला ग्लेशियर 2040 तक समाप्त हो जाएगा। याला ग्लेशियर नेपाल में स्थित है। यह 1974 से 2021 के बीच 680 मीटर पीछे हट गया था। इसके कारण इसके क्षेत्रफल में अब तक लगभग 36% की कमी आ चुकी है। आपको बता दें, संपूर्ण हिमालय में एकमात्र ग्लेशियर है जिसे ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट GGCL में शामिल किया गया है। GGCL ग्लेशियरों और क्रायोस्फीयर पर जलवायु परिवर्तन के तीव्र प्रभावों को उजागर करता है। क्रायोस्फीयर पृथ्वी का वह जमा हुआ हिस्सा है जिसमें बर्फ, हिम यानी ग्लेशियर और जमी हुई भूमि यानी फ्रोजन ग्राउंड शामिल है। GGCL परियोजना को 2024 में राइस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड, आइसलैंड ग्लेशियोलॉजिकल सोसाइटी, वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस और यूनेस्को द्वारा लॉन्च किया गया था। तो चलिए अब ग्लेशियर के पीछे हटने के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। ग्लेशियर का पीछे हटना वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लेशियरों का आकार और द्रव्यमान हिम के पिघलने, वाष्पीकरण एवं अन्य कारणों से कम हो जाता है। समाप्त हो चुके ग्लेशियर में वेनेजुएला का पीको हम्बोल्ट ग्लेशियर 2024, फ्रांस का सरेन ग्लेशियर 2023 आदि शामिल है। साथ ही ऐसा अनुमान है कि चीन का दागू ग्लेशियर भी 2030 तक समाप्त हो जाएगा। ऐसे में अब पिघलते ग्लेशियरों या क्रायोस्फीयर के प्रभाव भी जान लेते हैं। पहला प्रभाव है पारिस्थितिकी तंत्र और आजीविका को नुकसान। ग्लेशियर और हिम चादरों में दुनिया का लगभग 70% ताजा जल मौजूद है जो पारिस्थितिकी तंत्र और मानव जीवन के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए हिंदू कुश हिमालय में रहने वाले 240 मिलियन लोग अपनी आजीविका एवं अन्य गतिविधियों के लिए क्रायोस्फीयर पर निर्भर हैं। दूसरा है ग्लेशियर या हिमनदीय झील के तटबंध टूटने से उत्पन्न बाढ़, GLOF का बढ़ता जोखिम। तेजी से पिघलते ग्लेशियर से अस्थिर हिमनदीय झीलें बनती हैं। इन झीलों के तटबंध टूटने से विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। और तीसरा है क्लाइमेट फीडबैक लूप। पिघलते ग्लेशियर पृथ्वी के एल्बिडो को कम करते हैं। इससे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और ग्लोबल वार्मिंग की दर तेज हो जाती है। खबर के अंत में क्रायोस्फीयर या हिम मंडल के संरक्षण के लिए शुरू की गई पहलों के बारे में भी जान लेते हैं। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र की पहले देखें तो वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा IUCN द्वारा हिमालयन एडेप्टेशन नेटवर्क और WWF द्वारा लिविंग हिमालयाज इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं। वहीं भारत द्वारा शुरू की गई पहले देखें तो हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किए गए हैं। ग्लेशियर से संबंधित घटनाओं पर नजर रखने और GLOF अलर्ट जारी करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS शुरू किया गया है। इसके अलावा आर्कटिक और अंटार्कटिका के लिए INDARC 2014 जैसे मिशन शुरू किए गए हैं। बात करते हैं अंतिम मुख्य खबर की। रबड़ बोर्ड ने रबड़ उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2 नई पहलें शुरू की। रबड़ अधिनियम 1947 की प्लेटिनम जयंती के अवसर पर भारतीय संधारणीय प्राकृतिक रबड़ ISNR और INR कनेक्ट नामक पहलों को शुरू किया गया है। 1947 के अधिनियम में देश में रबड़ उद्योग के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए रबड़ बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया था। रबड़ बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सबसे पहले शुरू की गई पहलों के बारे में जानते हैं। पहली पहल है भारतीय संधारणीय प्राकृतिक रबड़ ISNR। इसका उद्देश्य भारतीय रबड़ उत्पादन को यूरोपीय यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन EUDR के सख्त मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करना है। ISNR की एक प्रमुख विशेषता इसका ट्रेसेबिलिटी प्रमाणन है। ये रबड़ के उत्पत्ति स्थल की गारंटी और उसकी पुष्टि का प्रमाणन है। और दूसरी है INR कनेक्ट, वेब आधारित प्लेटफॉर्म। यह अप्रयुक्त या कम उपयोग हुए रबड़ बागान के उत्पादकों और ऐसे बागानों को अपनाने वाले इच्छुक लोगों को कनेक्ट करता है जिससे रबड़ की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। चलिए अब भारत के रबड़ क्षेत्र की स्थिति जानते हैं। भारत प्राकृतिक रबड़ का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। थाईलैंड विश्व में अग्रणी रबड़ उत्पादक है। उसके बाद इंडोनेशिया का स्थान है। शीर्ष उत्पादक राज्य देखें तो केरल भारत की 90% से अधिक प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करता है।
साथ ही तमिलनाडु, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम और मेघालय जैसे राज्यों में भी प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होता है। अब प्रमुख चुनौतियों की बात करें तो भारत के 20 से 25% रबड़ बागानों का दोहन नहीं होना, जलवायु परिवर्तन जैसे मूसलाधार बारिश, यूडीआर मानकों का कार्यान्वयन आदि चुनौतियां हैं। आगे बढ़ते हुए रबड़ फसल के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। हेविया ब्रासिलियंसिस अमेज़न नदी बेसिन की मूल प्रजाति है। इसे ब्रिटिश लोगों द्वारा उष्णकटिबंधीय एशिया और अफ्रीका में लाया गया था। रबड़ पेड़ों से लेटेक्स के रूप में प्राप्त होती है। वृक्षारोपण के लिए आवश्यक दशाएं समझें तो रबड़ की खेती के लिए 200 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु उपयुक्त होती है। इसका तापमान 25 से 34 डिग्री सेल्सियस तथा सापेक्ष आर्द्रता 80% होनी चाहिए। साथ ही इसके लिए फास्फोरस की कमी वाली गहरी और लेटेराइट उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। चलिए खबर के अंत में रबड़ क्षेत्र के लिए शुरू की गई अन्य प्रमुख पहलों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इसमें राष्ट्रीय रबड़ नीति 2019, प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र के संधारणीय एवं समावेशी विकास की योजना, इंडियन नेचुरल रबड़ ऑपरेशंस फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आदि शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे कोलंबिया की, जिसकी राजधानी है बोगोटा। कोलंबिया में प्रतिद्वंदी वामपंथी समूहों के बीच झड़पों में कम से कम 30 लोग मारे गए। ये घटना कोलंबिया वेनेजुएला की तनावपूर्ण सीमा के पास घटित हुई है। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो कोलंबिया को दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को मध्य और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से जोड़ने वाला भूभाग पर स्थित है। इसकी सीमाएं पूर्व में वेनेजुएला और ब्राजील, उत्तर में पनामा तथा दक्षिण में पेरू एवं इक्वाडोर से लगती हैं। कोलंबिया का भूभाग कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को स्पर्श करता है। इसकी भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो यहाँ की दो प्रमुख स्थलाकृतियाँ एंडीज और मुख्य रूप से तराई है। इसकी प्रमुख नदियाँ अमेज़न, ओरिनोको आदि हैं। इसका उच्चतम बिंदु पिको क्रिस्टोबल कोलोन है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNEP के एक अध्ययन में पाया गया कि 2022 में नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन विस्फोटों के कारण रिकॉर्ड स्तर पर सबसे बड़ा मानव जनित मीथेन उत्सर्जन हुआ। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA ने नेपाल में अपर कर्णाली पनबिजली परियोजना के विकास के लिए एक संयुक्त उद्यम समझौते को अंतिम रूप दिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने अपनी विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य रुझान 2025 रिपोर्ट जारी की। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक न्यूरोमॉर्फिक डिवाइस विकसित किया है। न्यूरोमॉर्फिक डिवाइस बताता है कि मानव शरीर दर्द को कैसे महसूस करता है और उस पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। हाल ही में कूका आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कूका आंदोलन 1849 के बाद स्थापित ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ पंजाब में पहली बड़ी प्रतिक्रिया थी। त्रिपुरा कोक बोरोक भाषा के विकास के लिए लैंग्वेज मैपिंग कर रहा है। कोक बोरोक शब्द कोक और बोरोक से मिलकर बना है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 प्रदान किए। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की 6 श्रेणियां हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को उड़ीसा के रत्नागिरी में उत्खनन के दौरान प्राचीन बौद्ध कलाकृतियां मिली हैं। इन कलाकृतियों में बुद्ध का सिर और बौद्ध अवशेष जैसी कलाकृतियां शामिल हैं। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।